Hello and welcome to Analysis Law. And in this video, we are going to see a very important topic under IPC, that is the difference between culpable homicide not amounting to murder and culpable homicide amounting to murder under Section 299 and Section 300 of IPC respectively. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि इन दोनों टॉपिक्स को मैंने सेपरेटली ना डिस्कस करके कंपैरिजन के वे में क्यों डिस्कस किया है पहले, क्योंकि ये काफ़ी अनजस्टिफाइड होगा अगर हम सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे। अगर हम इसको कंपैरेटिव मैनर में अगर पढ़ते हैं तो क्योंकि दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, और इनफैक्ट जो मर्डर सेक्शन 300 में दिया है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज़ एक्चुअली द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 299, दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो अगर आप इस वीडियो के द्वारा दोनों के कंपैरिजन को समझ जाते हैं तो आपको आसानी होगी इन दोनों टॉपिक्स के इंडिविजुअल लेवल पे समझने में। मेरा अटेम्प्ट यहाँ पर यही है कि मैं इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके और जितना जल्दी हो सके उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बाय वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड थ्रू दी केस लॉज। और साथ में मैं यहाँ पर इलस्ट्रेशंस जो बैरेक्ट में ऑलरेडी दी हैं वो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि वो आप बैरेक्ट से भी देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियोस मैं कभी आगे बनाऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। इसके अलावा हम पहले देखेंगे, अगर ओवरव्यू देखें तो हम पहले देखेंगे कि क्या वो जो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स हैं जिनको हम एनालाइज करके ये देखना चाहते हैं कि क्या सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, उन्हें चेक करना पड़ेगा। अगर वो बेसिक कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तभी हम देखेंगे कि क्या वो सेक्शन 299 में फॉल करेगा या नहीं करेगा। और अगर वो सेक्शन 299 में फॉल करता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि क्या वो सेक्शन 300 की कंडीशंस को भी क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वो सेक्शन 300 की कंडीशंस को भी फुलफ़िल करता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो फिर हम देखेंगे क्या सेक्शन 300 के एक्सेप्शंस को भी क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। यानी कि अगर वो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स उनके ऊपर सेक्शन 300 में जाने के बाद में एक्सेप्शंस भी उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके उन सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर वो सेक्शन 300 में फॉल ना करके इट विल रेलीगेट बैक टू सेक्शन 299, दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हो सकता है यहाँ पर इस स्टेज पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, पर ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। साथ में मैंने कुछ केस लॉज भी डिस्कस किए हैं जो आपको एक एज एन इलस्ट्रेशन आपको शायद समझ में आए इस वीडियो के द्वारा। तो पहला हम देखेंगे कि वो बेसिक कंडीशंस क्या हैं जो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 299 या 300 में फॉल करने के लिए। पहली चीज़ हमें देखनी है कि क्या ये पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स हैं जिनमें होमिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। होमिसाइड का मतलब है वेर देर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना ही होमिसाइड कहलाता है। यानी कि ये सिर्फ एनिमल, इंसेक्ट या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेथ हो, डेथ ऑफ अनदर पर्सन इज़ नॉट सफिशेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज दिस हैज़ टू बी डन विद और इट हैज़ टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड या कल्पेबल माइंड। कल्पेबल का मतलब यहाँ पर है कि जिस व्यक्ति ने, यानी कि जो ऑफेंडर है, उसने जो दूसरे व्यक्ति को, जो डिसीज्ड को मारा है, उसकी मृत्यु कारित की है, उसके लिए उसकी इंटेंशन या नॉलेज इस तरीके की थी या नहीं थी कि वो दूसरे को मारने की इंटेंशन या नॉलेज से ऐसा कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहा है जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति की मौत कारित हुई है। ये आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया। डेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इंटेंशन या यानी इनफैक्ट कल्पेबल इंटेंशन या कल्पेबल नॉलेज, जो गिल्टी माइंड वाली चीज़ है, वो यहाँ पर होनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी जस्ट an accident or by a reason of any negligence, or it should not fall under any of the categories of general exceptions। ऐसा ना हो कि चैप्टर 4 आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस में वो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स फॉल करते हों। यानी कि ऐसा ना हो कि जिसने मृत्यु कारित की है या जिसने मारा है दूसरे व्यक्ति को, वो खुद पागल हो, या फिर वो खुद एक 18 साल से नीचे का बच्चा हो,
या फिर वो किसी तरीके का एक्सीडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जनरल एक्सेप्शंस में भी फॉल नहीं करनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक केस था चतुर्नाथ का केस। ना चतुर्नाथ के केस में क्या हुआ था कि एक औरत थी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था उसकी गोद में, और उसके हस्बैंड की और एक्यूज की एक सडन फाइट होती है जिसमें एक्यूज एक रॉड से उसके हस्बैंड के सर पे एक रॉड हिट करने के लिए इस इंटेंशन से कि वो व्यक्ति जो है मर जाए, और वो ऐसा हिट करता है। अब यहाँ पे जिस औरत के हाथ में वो बच्चा था, वो औरत सडनली इंटरवीन करती है ऐसे इंसिडेंट में, और जो रॉड होती है वो उस एडल्ट पर्सन को ना लगे, यानी कि उस औरत के हस्बैंड को ना लगकर वो रॉड किसको लगती है, किसके सर पे, उस बच्चे के सर पे लग जाती है। तो यहाँ पर सवाल यही उठा कि क्या, और उसकी वजह से ऑब्वियसली बच्चा मर जाता है, तो सवाल यही उठा क्या ये केस फॉल करेगा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि 299 या 300 किसी में भी फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही हेल्ड हुआ कि यहाँ पर वो गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी उस एक्यूज्ड की, और इनफैक्ट अगर जिस इंटेंसिटी से उसने उस रॉड को हिट किया था एक एडल्ट पर्सन के हेड पर अगर हिट किया था, तो हो सकता है वो एडल्ट पर्सन नहीं मरता, लेकिन एक बच्चा, क्योंकि छोटी कम उम्र का बच्चा है जिसके सर पे ऐसी रॉड लगी है, और उसके लिए उतनी ही इंजरी सफिशिएंट है मारने के लिए। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि यहाँ ये एक एक्सीडेंट है और ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में आएगा, और ये बिल्कुल अनइंटेंशनल है फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे क्या, जो इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें कि जो एक्शन है यानी कि जो एक्ट हुआ है वो ऑफेंडर के ही एक्ट से जो डिसीज्ड है वो मरा है या नहीं मरा है, यानी कि अगर ऑफेंडर की इंजरीज इन्फ्लिक्ट करने से मौत नहीं हुई है, यानी कि या डायरेक्टली उस एक्ट का और इंजरी और उस डेथ का अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो भी हम उस व्यक्ति को एज एक्यूज नहीं मान सकते फॉर कॉजिंग कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 299 या 300 की कैटेगरी में वो फॉल ही नहीं करेगा अगर डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ए एक्यूज ने बी डिसीज्ड को के ऊपर कोई इंजरीज इन्फ्लिक्ट करें, और उन इंजरीज़ के इन्फ्लिक्ट करने से डायरेक्टली उस बी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है फॉर एग्जांपल कुछ 30 डेज़ के लिए, और बीच में ही उसको सपोज करो कि कोरोना हो जाता है या फिर कोई और बीमारी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि यहाँ पे एक्यूज्ड के डायरेक्ट एक्ट से या एक्यूज के डायरेक्ट इंजरी पहुँचाने से उस बी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, उस बी व्यक्ति की मृत्यु हुई है किसी और इंटरवीनिंग सर्कमस्टांस की वजह से। तो अगर आपने ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लिए हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स में, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दैट इज सेक्शन 299 में ये फॉल करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं सेक्शन 299 में फॉल करता है या नहीं करता है। देखिए, सेक्शन 299 एंड 300 में एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को आइसोलेशन में भी नहीं पढ़ सकते, और इनफैक्ट जो सेक्शन 300 है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज एक्चुअली द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपने ये फ्रेज सुना होगा, कल्पेबल होमिसाइड इज़ द जीनस वाइल मर्डर इज़ अ स्पीशीज़। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स देखते हैं कि और कहते हैं कि ये मर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये ऐसा बिल्कुल निश्चित है कि वो मर्डर की कैटेगरी में फॉल करने से पहले ज़रूर ये निश्चित हुआ होगा, सुनिश्चित किया गया होगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी कि सेक्शन 300 से पहले सेक्शन 299 में तो वो डेफिनेटली फॉल करेगा, यानी कि जितने भी केसेस ऑफ मर्डर होंगे वो पहले कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेंगे, लेकिन वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी कल्पेबल होमिसाइड के केसेस हैं वो सारे के सारे सेक्शन 300 यानी कि मर्डर अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो वाइस वर्सा इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो ही।
तो जो डिग्री या इंटेंसिटी ऑफ नॉलेज है ऑफेंडर की, वही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सेक्शन 299 को 300 से डिफ्रेंशिएट करता है। अब देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक हम बोलेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेगा। हमने बेसिक कंडीशंस पहले देख ली हैं और अब हम देख रहे हैं कि कैसे वो हम देखेंगे कि सेक्शन 299 की कैटेगरी में फॉल करेगा। देखिए, जब आप सेक्शन 299 पढ़ते हैं तो आप उसकी पहली लाइन क्या पढ़ते हैं, हु एवर कॉजेज डेथ। ना ये जो हु एवर कॉजेज डेथ है, ये हो गया आपका एक्शन वाला पार्ट, जो ऑफेंडर का एक्ट है, हु एवर कॉजेज डेथ। तो उसके एक्ट से क्या क्या हुआ, डेथ हुई। अब आप देखिए इसमें एक अब इंटेंशन से रिलेटेड पार्ट भी आता है, बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यही है इसका फर्स्टली कि वो इस तरीके का एक्ट करता है जिसकी इंटेंशन क्या है, डेथ कारित करने की है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब क्या कह रहा है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब जैसे ही यहाँ पे लाइकलीहुड बनता है कि डेथ हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ, यहीं पर सेक्शन 299 विल बी एप्लीकेबल। यहाँ तक सेक्शन 299 बिल्कुल फॉल करेगा, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर ऐसी है, यानी कि इंटेंशन यहाँ पर है। एक तो हो गई आपकी डेथ एक्ट, ऐसा था जो आप एक्ट, एक तो एक्ट था और एक जो मेंटल एलिमेंट था वो था इंटेंशन। तो यहाँ पे इंटेंशन इस तरीके की है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ तक आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर रहेगा। तो फिर डिफरेंस कैसे आएगा, तो आपको ये इस तरीके से 3 स्टेप्स में चेक करना है कि वो इंटेंशन एंड नॉलेज में कैसे डिफरेंस आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा भी है, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि पहले आप देखेंगे कि जो डेथ, कमीशन ऑफ डेथ है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में ही कॉमन होगा, यानी कि सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 आईपीसी में, दोनों में आप कॉमन फैक्टर पाएंगे, जहाँ पे ये एक्शन है जो कि डेथ है, ठीक है, उसके एक्ट से डेथ तो हुई है। जो सेकेंड पॉइंट है, वही सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको कंपेयर करने हैं यहाँ पे। वो क्या है, नाउ कंपेयर द इंटेंशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 299 आईपीसी एंड सेक्शन 300 का सेकेंडली एंड थर्डली ऑफ आईपीसी। और इसी तरीके से फिर आप थर्ड स्टेप में नॉलेज भी चेक करेंगे। अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर आप नॉलेज भी चेक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है या तो सिर्फ इंटेंशन हो या फिर नॉलेज हो, दोनों में से एक तो होगी या दोनों भी हो सकती हैं। कंपेयर द नॉलेज। अब नॉलेज जो है सेक्शन 299 के थर्ड पार्ट में नॉलेज की बात की गई है कि इस तरीके की नॉलेज के ऐसी बॉडी इंजरी हो जिससे कि डेथ हो जाए। और इसी तरीके से सेक्शन 300 के फोर्थली में आप देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की नॉलेज की बात की गई है। देखिए, जब हम सेक्शन 299 की इंटेंशन की अब बात करते हैं, अब हम सेकंड पार्ट पर हैं, जो कंपेयर इंटेंशन लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके हम सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली कंपेयर कर रहे हैं सेक्शन 299 के सेकंड पार्ट को और सेक्शन 300 के सेकेंडली एंड थर्डली पार्ट को। सेक्शन 299 के सेकंड पार्ट को, जैसे कि मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, दैट his act is likely to cause death of another person, such is the intention of the accused। अब लेकिन अगर हम सेक्शन 300 के सेकेंडली एंड थर्डली की बात करें तो आप ये देखिए, यहाँ पे दो तरीके की इंटेंशंस की बात की गई। अगर हम सेकेंडली एंड थर्डली को ध्यान से पढ़ें, आप जब सेक्शन 300 के सेकेंडली को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, इफ़ इट इज़ डन विद द intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused। यानी कि यहाँ पर ये इंटेंशन बड़ी ही पर्सन स्पेसिफिक है, यानी कि यहाँ पे ऑफेंडर को पता है कि अगर मैंने ऐसा हार्म या ऐसी इंजरी कॉज की तो उस व्यक्ति की जिसके को इंजरी दी गई है, उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ये जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नॉलेज है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, this is something which is very important, and this is a differentiating factor from between section 299 and section 300 of IPC।
इसी तरीके से अगर आप थर्डली की बात करें, सेक्शन 300 की थर्डली की बात, तो वहाँ पे देखिए आप ज़रा, वहाँ पे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। If it is done with the intention of causing such bodily injury to any person, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. तो आप ये देखिए कि जो इसका थर्डली है वो इंजरी स्पेसिफिक है, यानी कि इंजरी इस तरीके की है, या जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस बात से मतलब नहीं है कि ऑफेंडर ये चाहता था कि इसी व्यक्ति की मृत्यु हो या ना हो, इसी को ऐसी बॉडीली इंजरी दूंगा, नहीं। उसने यहाँ पे आपको ये देखना है, एक एक ऑब्जेक्टिवली देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी वाइटल पार्ट पे हार्म करता है, उस जगह पर अटैक करता है, या फिर डेंजरस वेपन लेकर आता है, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वो इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है, कितना ब्रूटल तरीके से वो करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कि सिर्फ मेडिकल एविडेंस के द्वारा ही आपको पता चल सकता है। यहाँ पे ऑफेंडर ये नहीं बोल सकता कि अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि इस व्यक्ति के चेस्ट पे अगर 10 बार मैं चाकू मारूंगा तो इसकी मौत भी हो सकती है, मैं तो इसको चाह ही नहीं रहा था मारना। ये केस नहीं है यहाँ पे जो हम इंजरी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्या सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, या फिर डेथ के चांसेस 50% से भी ज़्यादा हैं या नहीं हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये सेक्शन 300 के थर्डली में फॉल करेगा। जैसे कि वीरसा सिंह का भी केस था, जिसमें कि जो ऑफेंडर था उसने क्या किया, वो डिसीज की छाती पर चढ़कर और उसने एक शार्प वेपन से इस तरीके से अटैक किया, मल्टीपल टाइम्स अटैक किया उसके वाइटल पार्ट्स पर, और जिसकी वजह से उस डिसीज की डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दैट इट इज़ सफिशेंट in the ordinary course of nature to cause death of any person. So please try to appreciate this difference between section 300 secondly and section 300 thirdly. तो यहाँ पर आप ये देखिए कि एक तरफ जो थर्डली है वो एकदम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करता है, जो मेडिकल एविडेंस, जो डॉक्टर आपको एक्चुअली एमएलसी में ही पता चलता है कि इस तरीके की इंजरी है या नहीं है। यहाँ पे ऑफेंडर से कोई मतलब नहीं कि वो क्या चाह रहा था, उसने जो किया है उसका एक्शन ये दिखा रहा है कि ये कितना ऑब्जेक्टिवली आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या वो ऐसी इंजरी थी जो सफिशेंट थी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। और जो हमने सेक्शन 300 का सेकेंडली की बात की थी वो पर्सन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, जहाँ पे ऑफेंडर ये जानता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की ही डेथ होगी और किसी और की डेथ नहीं होगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिटरमाइंड हेयर, राइट। नाउ अब हम आते हैं इसके यानी कि अब 299, आई होप आपको सेक्शन 299 के इंटेंशन से सेक्शन 300 के सेकेंडली एंड थर्डली की इंटेंशन में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि लाइकलीहुड है सेक्शन 299 की इंटेंशन में जो हम सेकेंडली की बात कर रहे हैं, वेयर एज सेक्शन 300 के सेकेंडली एंड थर्डली दोनों ही इंटेंशंस की तो बात करते हैं, लेकिन दो तरीके की बहुत ही स्पेसिफिक इंटेंशंस की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने इनका नाम रखा है कि एक पर्सन स्पेसिफिक है और एक इंजरी स्पेसिफिक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। अब आ जाते हैं फोर्थली में। अब देखिए अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हम सेक्शन 300 थर्डली की बात कर रहे थे, वहाँ पे इट इज़ समथिंग, जो इंजरी ऐसी है जो कि लाइफ को एंडेंजर करने वाली इंजरी है। इसको हम एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दी हैं, जैसे कि अगर सपोज़ करो कि एक एक्यूज्ड है और उसने भी इंसान है, विक्टिम है या इनफैक्ट डिसीज्ड है यहाँ पे, और उसके फिंगर पर कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट करी और उसकी वजह से उस व्यक्ति को सेप्टिसीमिया हुआ और 30 दिन तक वो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड रहा और अल्टीमेटली मर गया। इस तरीके से सेकंड इलस्ट्रेशन में मैंने बताया कि कैसे एक्यूज जो है वो किसी के हाथ पे इस तरीके की इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है और उसको भी इसी तरीके से सेप्टिसीमिया होता है, 30 डेज़ तक वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है डिसीज्ड, और फिर अल्टीमेटली मर जाता है। और एक तीसरी कंडीशन भी फिर मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटिव मैनर में लिखी है कि जहाँ पे एक्यूज्ड किसी के
स्टमक पर अटैक करता है, इंजर करता है, उसको भी सेप्टिसीमिया होता है, 30 डेज तक हॉस्पिटलाइज्ड रहता है और अल्टीमेटली भी मर जाता है। तो यहाँ पर आप ये तीनों कंडीशंस में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल का चांस है या सबसे ज़्यादा डेथ होने का चांस कहाँ पर है। देखिए ऑर्डिनरीली अगर फिंगर पर अगर कोई इंजरी देता है या फिर हाथ पर देता है तो जनरली ऐसा नहीं होता कि किसी की डेथ इमिडिएटली हो जाएगी या ज़्यादा चांसेस नहीं हैं क्योंकि वाइटल पार्ट्स नहीं हैं। लेकिन अगर हम स्टमक की बात करेंगे या हार्ट की बात करेंगे तो ये कुछ वाइटल पार्ट्स हैं जहाँ पे इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है। तो यहाँ पर आप ये देखिए थर्ड वाले कंडीशन में आप ये कहेंगे कि इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इट विल फॉल अंडर सेक्शन 300 थर्डली। करेक्ट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कैसे वो हम डिटरमाइन करें दैट इट इज़ सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। देन आते हैं फोर्थली पर और सेक्शन 300 के फोर्थली पर या फिर सेक्शन 299 के थर्डली पर। देखिए सेक्शन 299 का थर्डली क्या कह रहा है, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर अगेन ये बोल रहा है नॉलेज ऐसी है कि लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ, उसकी नॉलेज ऐसी है कि उससे डेथ हो सकती है। अब जब हम सेक्शन 300 के फोर्थली की बात करते हैं, अगेन जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड है, यहाँ पे नॉलेज ऐसी वैसी नहीं है, लाइकलीहुड की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं फोर्थली में वो क्या है, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such an act without any excuse for incurring the risk of causing death और such injury as aforesaid। यानी कि यहाँ पे तीन चीज़ें जो हैं नॉलेज से रिलेटेड उन चीज़ों को बता रहा है कि ये नॉलेज ऐसी है कि जो कि ऑफेंडर के दिमाग में ऐसा है कि मैं ऐसी इंजरी इन्फ्लिक्ट करने वाला हूँ या वाली हूँ जो कि इमिनेंटली डेंजरस है, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली डेंजर या दैट विल एंडेंजर द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। दूसरी चीज़ सारी प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ इतनी 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 ज़्यादा हाई हैं दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ डेथ इज़ गोइंग टू बी कॉज्ड। और जो नॉलेज तीसरी चीज़ इसमें यहाँ पे ये भी है कि वो एक्सक्यूज़ नहीं है उसके पास ऐसा काम करने के लिए। अब ये इस चीज़ को हम धीरजिया के केस से भी समझ सकते हैं। धीरजिया के केस में क्या हुआ था कि एक औरत जिसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है और लड़ाई की वजह से वो अपना घर छोड़कर अपने बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ में निकल जाती है मारने के लिए, यानी कि खुद सुसाइड करना चाहती है और बच्चे को भी मार देना चाहती है। और वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड के साथ में वो या उसका बच्चा किसी भी तरीके से रहे। अब इस डर की वजह से कि उसका हस्बैंड कहीं उसको फॉलो तो नहीं कर रहा, वो भागती हुई कुएं के पास जाती है और कुएं में खुद छलांग लगाने से पहले अपने बच्चों को पहले कुएं में फेंक देती है, जिसकी वजह से बच्चे की ऑब्वियसली डेथ हो जाती है और नेक्स्ट स्टेप में वो खुद भी मरने वाली होती है। देखें, इससे पहले कि वो मरने वाली होती हो उसको कुछ गाँव वाले लास्ट मोमेंट पे उसे जंप करने से बचा लेते हैं। यहाँ पे सवाल उठा कि जो काम उसने यहाँ पे किया, जो बच्चे को यहाँ पे मारा, इनफैक्ट वो तो खुद भी मरना चाह रही थी, तो क्या ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि दिस विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि अगर हम 300 के फोर्थली को देखें तो चलो ठीक है, उसका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस भी है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ में डेथ भी कॉज करेगा, लेकिन जो तीसरी चीज़ है विदाउट एनी एक्सक्यूज़, ये एलिमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। विदाउट एनी एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ पे उसके पास एक्सक्यूज़ है कि वो अपने हस्बैंड से बचने के लिए ही ऐसा काम कर रही थी, जहाँ पे वो खुद भी मरना चाहती थी और बच्चे को भी मार देना चाहती थी, बुरी इंटेंशन से नहीं, इसलिए कि वो और उसका बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया से फ्री हो जाए, उसके हस्बैंड के हाथ में ना आए। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी वो 300 के फोर्थली में आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा।
तो आई होप आपको इस वीडियो से ये कंपैरिजन्स समझ में आए होंगे। और जब आप सेक्शन 300 के भी सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेंगे कि अगर ठीक है, अगर फोर्थली या थर्डली या सेकेंडली कोई से भी कैटेगरी में अगर वो आते हैं, वो सेट ऑफ फैक्ट्स फॉल करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप पे आप चेक करेंगे क्या सेक्शन 300 के जो 5 एक्सेप्शंस हैं क्या उसमें भी फॉल कर रहे हैं वो फैक्ट्स या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया हो, यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो जिसने कंसेंट दी हो, या फिर जो भी सडन या ग्रेव इन दी हीट ऑफ जो फाइट है, या जो भी बाकी के एक्सेप्शंस हैं, आपके 5 एक्सेप्शंस हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अभी इनफैक्ट डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। क्या उन कैटेगरीज में अगर ये फॉल करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो सेक्शन 300 में फॉल नहीं करेगा, यानी कि दैट विल नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड इट विल रेलिगेट बैक to section 299, that is section 299 relating to culpable homicide not amounting to murder. आई होप आपको ये डिफरेंसेस इस वीडियो से समझ में आए हों। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी ये सारे डाउट्स को भी क्लियर करूँगी या क्लैरिफाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।